सहनशीन पर तशरीफ़ फरमा नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मौजूद रुकने पार्लियामेंट व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन व उम्मीदवार मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हल्क़े पार्लिमान हैदराबाद, मेरे साथी अराकीन असम्बली, अराकीन कौंसल, कायदीन मजलिस, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़त इमाम पर्दा नशीन माँ और बहनों, और मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले असहाब जो आज हमारे इस जलसे को कवर कर रहे हैं। इंतखाबात का वक्त है, इंतखाबी सरगर्मियां अपने उरूज पर हैं और 18वीं पार्लियामेंट के इस इंतखाब में हिंदुस्तान के हर शहरी को ये हक़ दिया गया है और इख्तियार है कि वो अपने हक़ राय दही के ज़रिए अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करता है। और इस हक़ राय दही का हक़ जब मैं कह रहा हूं कि सारे हिंदुस्तान के शहरियों को दिया जाता है, तो मेरी मुराद इस बात से है कि हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों को भी हक़ है, तो हिंदुस्तान के मुसलमान को भी हक़ है, हिंदुस्तान के सिखों को भी हक़ है, हिंदुस्तान के ईसाइयों को भी हक़ है, तो हिंदुस्तान के पारसियों को भी हक़ है। हर मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले को इस बात का हक़ है कि वो अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करता है। और इस इंतखाब में मुख्तलिफ जमातें भी आपके दरमियान में है। भारतीय जनता पार्टी है, तो कांग्रेस है, समाजवादी है, तो और कई जमातें, बेशुमार जमातें हैं। और इन जमातों में एक जमात मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन भी है, और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन इस हैदराबाद की पार्लिमानी नशिस्त पर मुसलसल 1984 से लेकर आज तक 10 इंतखाबात में अवाम के एतमाद, अवाम के भरोसे और अवाम की दुआओं पर कामयाब उतरी। एक इलेक्शन नहीं, 2 इलेक्शन नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8, 9, 10 मरतबा अब तक मुसलसल अवाम का भरोसा, अवाम का एतमाद और अवाम की दुआएं मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के साथ रहीं। और अगर मैं ये बात कहूं तो शायद मेरी इस बात से कोई नासमझ इनकार करे, या मुखालिफ मजलिस शायद मेरी इस बात से इनकार करे कि हमने इस 10 बरस में अपने कामयाबी के बाद मुसलमानों का काम किया तो हिंदुओं का काम किया, सिखों का काम किया तो ईसाइयों का काम किया, पारसियों का काम किया तो पिछड़े तबकात का काम किया, एससी का काम किया तो एसटी का काम किया, तो हमने बीसी का भी काम किया। हमारे दिल के दरवाजे हों या हमारे दफ्तर दारुस सलाम के दरवाजे हों, हर किसी के लिए खुले थे
खुले हैं और खुले रहेंगे। हम तंगदामनी का शिकवा नहीं करेंगे, न शिकायत करेंगे कि इसने हमको वोट दिया, इसने हमको वोट नहीं दिया। काम हमने सबका किया और हर एक की, हर मजलूम की आवाज को हमने ऐवानों में गूंजाया और हर मजलूम की फरियाद को हमने इख्तिदार आला के सामने पेश किया। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की अपनी एक तारीख है कि मजलिस ने जिंदगी के हर शोबे हयात में काम किया, अवाम के दरमियान में रही और अवाम के दुख और तकलीफ में उनका साथ दिया। अगर फूल नहीं तो फूल की पंखड़ी से उनकी मदद जरूर की। ये मजलिस की तारीख है। चाहे फिसादात हो या कोविड हो, वो तालीम का मैदान हो या वो माशी मैदान हो, मजलिस ने काम किया है। मजलिस पे तनकीद करने वालों का हम कोई एतराज या कोई गुस्से के इजहार के जरिए हम उनकी तनकीद को नकारते नहीं हैं, धुतकारते नहीं हैं। हम हर तनकीद को ये समझ के देखते हैं कि इसमें शायद कोई तनकीद है तो जरूर इसमें कोई तामीर भी होगी, इस तनकीद में कोई ऐसी बात भी होगी जिसके जरिए हम अपनी इस्लाह कर सकते हैं, अपनी कमजोरी को दूर कर सकते हैं, अपनी नादानियों को दूर कर सकते हैं और अच्छे पैमाने पर उतरकर हम आवाम की खिदमत कर सकते हैं। हमने तनकीद करने वालों की न कभी परवाह की है, न आगे कभी करेंगे। हमारा मकसद खिदमत है, हमारा मकसद काम है, हमारा मकसद मोहब्बत है, हमारा मकसद है कि दूरियों को खत्म करें और हर किसी को अपने करीब लाएं। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने ऐसे वक्त में अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया जब हमारे पास कुछ नहीं था। हमने ऐसे हालात में अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया जब हमारे पास एक टूटा कलम और कागज का टुकड़ा भी नहीं था। हमारे तख्त ताज अजायब घर की जीनत बन चुके थे, हमारी लहलाती हुई खेतियां उजड़ चुकी थीं, हमारे महलात वीरान हो चुके थे, हमारे जिंदगियों में एक अंधेरे छा चुके थे। तो हमने अपनी जिद्दोजहद के जरिए उन अंधेरों को उजालों में तब्दील किया, उन वीरान महलात को जगमगाहट में हमने तब्दील किया। तो हमने अपनी कौम के लिए और इस मुल्क की तरक्की व खुशहाली के लिए जो पसमानदा मुसलमान थे, जो कमजोर मुसलमान थे, उनको हमने जिंदगी के हर शोबे हयात में आगे बढ़ाने की भरपूर कोशिश की। और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की कामयाबियों में बहुत सारी कामयाबियां हैं। सबसे बड़ी और सबसे पहली अगर मजलिस की कामयाबी है तो 70 के दहे में दारुस्सलाम को हासिल किया। दूसरी कामयाबियां मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की है तो मजलिस ने अपनी इंतखाबी कामयाबी जो हैदराबाद में मिली तो हमने पसमानदा तबकात से ताल्लुक रखने वालों को शहर हैदराबाद का मेयर बनाया, डिप्टी मेयर बनाया। मजलिस की कामयाबियां जारी नहीं, हमने ऐवान पार्लियामेंट में कामयाबी हासिल की तो हमने अपनी सियासी जिद्दोजहद के जरिए तालीमी इदारों का जाल बिछाया। हमने मेडिकल कॉलेज बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, MBA कॉलेज बनाया, MCA कॉलेज बनाया, फार्मेसी कॉलेज बनाया, आर्किटेक्चर कॉलेज बनाया, नर्सिंग कॉलेज बनाया, फिजियोथेरेपी कॉलेज बनाया और फिर 2 आलीशान दवाखाने ओवैसी हॉस्पिटल व सरा हॉस्पिटल का क़याम अमल में लाया। ओवैसी हॉस्पिटल 1000 बिस्तर से जायद
असरा हॉस्पिटल 1000 बिस्तर से जायद का दवाखाना, 2000 नहीं बल्कि अगर पूरे बेड्स को गिन लिया जाएगा तो ओवैसी और असरा हॉस्पिटल के बेड्स की तादाद 3000 होगी। 3000 बिस्तर हमने मुहैया किए बीमारों के इलाज के लिए। दवाखाने बनाए तो उन दवाखानों को कारोबार का जरिया नहीं बनाया, बल्कि उन दवाखानों के जरिए हमने खिदमत की। वो बीमार जो माशी परेशानियों से अपने बीमारी का इलाज कराने से महरूम रहता था, उन गरीबों को सस्ते से सस्ते इलाज का इंतजाम हमने ओवैसी व असरा हॉस्पिटल में किया। और आज भी हजारों की तादाद में, अगर मैं सिर्फ आरोग्यश्री की बात करूं तो 5 बरस में हमने 25,000, 5 बरस में 25,000 आरोग्यश्री के पेशेंट्स को हमने ट्रीटमेंट दिया। आज भी हुकूमत की जानिब से करीब 25 करोड़ रुपया आना बाकी है आरोग्यश्री के इलाज का, लेकिन हम आरोग्यश्री, व्हाइट राशन कार्ड और गरीब आने वाले बीमार को हम अपने दवाखानों से उसको विदा करते हैं तो उसको हम सेहतियाब करके उसको घर को रवाना करते हैं। ये काम हम कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं करती। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सिर्फ जज्बाती तकारीर या नारेबाजी नहीं करती। मजलिस काम करती है और अपने काम के जरिए अवाम के दिल में रहती है। आज भी ओवैसी और असरा हॉस्पिटल में जनरल वार्ड्स को हमने फ्री किया है। बेड चार्जेस नहीं, डॉक्टर चार्जेस नहीं, वहां पे नर्सिंग चार्जेस नहीं। ओवैसी और असरा में हमने 1.5 बरस में हमने 31,056 पेशेंट्स को जनरल वार्ड में फ्री ट्रीटमेंट हमने दिया है। ये हमारा काम है, ये हमारा कारनामा है। और न सिर्फ हमने उनको फ्री ट्रीटमेंट दिया है, बल्कि 3 टाइम बीमारों को खाना भी हम खिलाते हैं। न सिर्फ ये, नॉर्मल डिलीवरी असरा ओवैसी में फ्री, LSCS डिलीवरी जो सिजेरियन से होती है उस पे हम सिर्फ 6,000 रुपया लेते हैं। और कैटरैक्ट का ऑपरेशन, आंखों का ऑपरेशन ओवैसी व असरा हॉस्पिटल में फ्री होता है लेंस के साथ। और खतना जो होती है वो भी फ्री है। मेरे पास पूरे आदाद शुमार है। जनरल वार्ड्स पे 1,55,28,000 रुपया खर्च हुआ, तो इन जनरल वार्ड्स पे जो फ्री खाना दिया उस पे 99,44,000 रुपया खर्च हुआ। और फ्री खतना, फ्री कैटरैक्ट, फ्री नॉर्मल डिलीवरी, LSCS जो 6,000 तक है उस पे 1,68,00,000। तो 1.5 साल में अब तक 4,23,60,000 रुपये का हमने इलाज गरीबों का किया और ये अपने तौर से हमने खर्च किया। अरे काम हो रहा है। इल्जाम लगाने वाले इल्जाम लगाते हैं कि क्या किया। अरे हमने काम किया और आज CT स्कैन, पेट स्कैन, गामा कैम, स्पेक्स, डिजिटल मैमोग्राफी, लीनियक, ब्रैकी, ईबास, अल्ट्रासाउंड मशीन्स, न्यूनट के लिए, नए पैदा होने के लिए हमने करीब 70 करोड़ के आलात को खरीदा है। और जुलाई के महीने से कैंसर का इलाज ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के ख़याम के जरिए पुराने शहर में भी शुरू हो जाएगा।
ये भी काम हमारा है। और फिर 120 बिस्तर, असरा में 60, 30 मेल 30 फीमेल, ओवैसी में 30 मेल 30 फीमेल के बेड्स, जीरियाट्रिक वार्ड्स बना रहे हैं। कौन सा वार्ड? बुजुर्गों के लिए, वो माजूरीन, वो बूढ़े लोग जिनकी औलाद उन मां बाप की जिम्मेदारियों को नहीं निभाते, उनको छोड़ दिए, वो बीमार हैं, माजूर हैं, तो हम उन 120 बुजुर्गों को जो बीमार हैं उनको रखकर हम उनका इलाज करेंगे, हम उनकी देखभाल करेंगे, हम उनको नहलाएंगे धुलाएंगे, हम उनको सैर भी करवाएंगे और उनके लिए पूरा एक फ्लोर हमने डेडिकेट कर दिया है। फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट आज गेट लैब के जरिए फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट हमारा ओवैसी हॉस्पिटल का पीडियाट्रिक केयर में, न्यूरो केयर में, कार्डियक केयर में, रेस्पिरेटरी केयर और ऑर्थो में एक सेंटर बना रहे हैं जहां पर आर्टिफिशियल लिम्स, हैंड्स, ये पूरे सब हम तैयार करेंगे और माजूरीन को देने का इंतजाम हम करेंगे, उनकी फिजियो कराएंगे, थेरेपी करवाएंगे और उन माजूरीन को अपनी जानिब से जितना हो सकता है मदद के जरिए, इलाज के जरिए फिर से उनको अपने पैरों पर खड़ाने का हम एक कोशिश कर रहे हैं। क्या ये काम नहीं है? बल्लागुड़े में एक और हेल्थ सेंटर आ रहा है। ये एक पायलट प्रोग्राम है जो हम कर रहे हैं। हमने वहां पर 10,800 स्क्वायर फीट से 24 बिस्तर का एक दवाखाना बनाया है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उस दवाखाने में बेड्स रहेंगे, 30 बेड्स रहेंगे और फिर 6 बेड का एक ER इमरजेंसी रहेगा। वहां पे डायलिसिस का इंतजाम होगा, क्रिटिकल केयर होगा, वहां पर जनरल वार्ड्स होंगे और रोजाना वहां पे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक, गायनिक, न्यूरो, डेंटल, फिजियोथेरेपी का भी इंतजाम रहेगा। दिन में और शाम में सुपर स्पेशलिटी के OPs रहेंगे और उस छोटे से दवाखाने में एक्सरे भी रहेगा, CT स्कैन भी रहेगा, अल्ट्रासाउंड भी रहेगा, लैब्स भी रहेंगे, इमरजेंसी एम्बुलेंस भी रहेंगे और डे केयर फैसिलिटी भी रहेगी। अगर कोई पेशेंट बीमार हो रहा है तो हम अपने एम्बुलेंसेस के जरिए असरा वो ओवैसी को उनको शिफ्ट करेंगे। ये काम फिर आज लोग पूछते हैं कि मजलिस ने क्या काम किया। अगर ये हेल्थ सेंटर का पायलट प्रोग्राम अगर कामयाब हो जाता है तो शहर हैदराबाद के दूसरे इलाकों में भी हम ऐसे हेल्थ सेंटर्स, ऐसे दवाखाने बनाने का मंसूबा व इरादा रखते हैं। अरे ये काम है, एक सोच है जिसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज इल्जाम लगाते हैं लोग कि मजलिस क्या कर रही है। अरे मजलिस नहीं तो फिर कौन? 20,000 बच्चों को तालीम का इंतजाम करवाया है। ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में 20,000 बच्चों को मुफ्त बगैर पैसों के तालीम का इंतजाम है। 20,000 कोई मामूली है? अरे 4 बच्चों को कोई नहीं पढ़ाता, अपने भाई बहनों के बच्चों को नहीं पढ़ाते, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी 20,000 बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने सजाने की फिक्र में लगा हुआ है। क्या यह काम नहीं है? कितने स्कूल हैं? अरे पहले एक स्कूल था नशेमन नगर में, दूसरा स्कूल अंबरपेट, तीसरा स्कूल रियासत नगर, चौथा स्कूल नरखी फूलबाग, 5वां स्कूल हाफिज बाबा नगर, 6वां स्कूल सलाला, 7वां स्कूल
उमर कॉलोनी, 8वां स्कूल बल्लागुड़ा, 9वां स्कूल बारकस सलाला, 10वां स्कूल केजी टू पीजी बल्लागुड़े का कैंपस, 11वां स्कूल मुराद महल सालारे मिल्लत एजुकेशन के नाम से कैंपस बनाया, वहां पर मुगलपुरे में फख्र मिल्लत के नाम से। अरे आज जो लोग हम पे तनकीद करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, 20,000 बच्चे स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं, 5,000 बच्चों को फ्री ट्यूशन, 10th की ट्यूशन फ्री, इंटरमीडिएट की ट्यूशन फ्री, इंजीनियरिंग की ट्यूशन फ्री, फार्मेसी की ट्यूशन फ्री, फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट की ट्यूशन फ्री, अकाउंट्स व स्टैटिस्टिक्स जो बीकॉम में सब्जेक्ट्स है उसकी ट्यूशन फ्री, नीट की ट्यूशन ट्रेनिंग फ्री, एफसेट की ट्रेनिंग फ्री, नाटा की ट्रेनिंग फ्री, लॉसेट की ट्रेनिंग फ्री, आइल्स की ट्रेनिंग फ्री, सैट की ट्रेनिंग फ्री, जीमैट की ट्रेनिंग फ्री, और फिर जीएसटी अकाउंट्स की ट्रेनिंग फ्री, कंप्यूटर क्लासेस फ्री, स्पोकन इंग्लिश फ्री। अरे आप बताओ, क्या ये काम नहीं है? कैसा काम है? साल में 12,000 खवातीन को सालारे मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट से हम ट्रेनिंग देते हैं। ब्यूटी पार्लर, ब्राइडल मेकअप, कंप्यूटर, मेहंदी डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, सुइंग, स्पोकन इंग्लिश और फिर अडल्ट एजुकेशन। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 42 साल की एक खवातीन, एक मोहतरमा ने 10th का इम्तिहान पास किया है। 35 साल की एक लड़की ने ग्रेजुएशन ओपन यूनिवर्सिटी से पास किया। क्या ये काम नहीं है? 12,000 खवातीन, 20,000 बच्चे, 5,000 कोचिंग के, और फिर इस साल जूनियर कॉलेजेस का भी आगाज हुआ। 2 जूनियर कॉलेज हमारे चल रहे हैं, करीब 1,000 बच्चे आएंगे जूनियर कॉलेज में। पहले साल में हमारे जूनियर कॉलेज में एक लड़की ने 97% मार्क्स लाए, ज़ूलॉजी में 60 आउट ऑफ 60, फिजिक्स में 60 आउट ऑफ 60, अरेबिक में 99, और हमारी बच्ची ने इंग्लिश में भी 100 मार्क्स लेकर आए। और वह लड़की क्या कोई कॉन्वेंट स्कूल की है, कोई हैदराबाद पब्लिक स्कूल की है, कोई ग्रामर स्कूल की है? नहीं, ये जूनियर कॉलेज में 97% लाने वाली आयशा गनी ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में 13 साल पढ़ने वाली स्टूडेंट है। क्या ये काम नहीं? क्या ये खिदमत नहीं? सिर्फ इल्जाम। महक सुल्ताना 91%, सानिया खातून 86%, ईमान बशीर 80। महक सुल्ताना, ये एक लड़की हमारे पास जो आई है 90% लाई है। सुनो सुनने वालों, ये 10 तक उर्दू मीडियम में पढ़ी और इंटरमीडिएट हमारे पास पढ़ रही है इंग्लिश मीडियम में। उर्दू मीडियम की बच्ची 91% मार्क्स लेकर आती है। तो आप बताओ, क्या काम नहीं है? अरे इल्जाम लगाने वालों, मेरे पास फेरिस्त है। शिफा तबस्सुम 80%, अस्मा खान 79, और फिर 79, 80। अरे मेरे पास इतनी बड़ी फेरिस्त है। हमारे 10th के रिजल्ट्स 90% के करीब आए, 90%। अरे बताओ, इल्जाम लगाने वालों। और ये साल और 2 जूनियर कॉलेजेस आ रहे हैं, तलाब मीर जुमला सालारे मिल्लत एजुकेशनल कैंपस में, तो और एक जूनियर कॉलेज मुगलपुरे में। चंद्रायन गुट्टे में तो थे स्कूल्स,
याकुतपुरे में भी है, चार मीनार में भी है। अरे काम हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला इस साल हमारे 2 डिग्री कॉलेजेस भी आएंगे, बीकॉम, बीएससी, बीए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी के कोर्सेज भी हम ला रहे हैं। और आज शायद मेरी बात पर लोग हंसें या मेरा मजाक उड़ाएं, लेकिन कह रहा हूं, सुन लो सुनने वालों, मेरी आंखें देख रही हैं कि वो दिन दूर नहीं, हैदराबाद के मजलिस के अकबर ओवैसी के स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे कल को आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, आईआरएस बनेंगे, आईएफएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे। काम हम कर रहे हैं, ये हमारा काम है। इल्जाम लगाने वाला, तुमने क्या काम किया? अरे हम सिर्फ सालार कहते थे कि हम हुकूमत का इंतजार नहीं करेंगे, हुकूमत से करवाएंगे, लेकिन उससे पहले हमसे जो बनता है, हमसे जो होता है, हम वो काम करेंगे। और हमने ये काम किया तो लोग बोलेंगे, अकबर साहब आपने तो ये काम किया, अपने जेब से किया, बहैसियत एमएलए आपने क्या किया? तो चलो सुनाता हूं, वो भी सुन लो। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 10 साल में 474 करोड़ की बीआरएस की हुकूमत से लड़कर हमने हासिल किया। और कितने बच्चों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिली? 14,27,714। कितना? 14,27,714। क्या मोदी की हुकूमत में पोस्ट मैट्रिक है? नहीं है। प्री मैट्रिक है? नहीं है। पीएचडी स्कॉलर्स का है? नहीं है। लेकिन यहां पर हमने हासिल किया, सुनते जाइए। रिएम्बर्समेंट ऑफ ट्यूशन 1,748 बच्चों को हमने 10 साल में केसीआर से लड़कर हासिल किया। कितने बच्चों को मिला? 10,01,561। प्री मैट्रिक 21 करोड़ के कितने बच्चों को? 87,225। सीएम ओवरसीज स्कॉलरशिप 492 करोड़, करीब 3,700 बच्चों को हमने सीएम ओवरसीज स्कॉलरशिप के जरिए लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड 20 लाख रुपए हुकूमत देती है। प्लेन का टिकट, हॉस्टल के पैसे, मेस के चार्जेस, उनको मास्टर्स की तालीम के लिए अब तक 500 करोड़ रुपया खर्च हो चुका। 3,700 बच्चे, मुस्लिम बच्चे बाहर चले गए हैं। टिमरीज 3,068 करोड़, करीब 1 लाख बच्चे स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। सीडीएम 14 करोड़, 49,310 बेनिफिशियरीज। माइनॉरिटी स्टडी सर्कल 17 करोड़ और 9,319 और 700 बेनिफिशियरीज। तो ये जुमला अगर ये ले लें तो कितना पैसा हुआ मालूम? 5,834 करोड़ रुपया। 5,834 बेनिफिशियरीज सिर्फ तालीम में। 27,08,693, 27 लाख। यहां उत्तर प्रदेश के सदर साहब हैं, राजस्थान के हैं, दूसरे इलाकों के हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आपको मालूम तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी क्या है? सेंसस के हिसाब से 50 लाख भी नहीं है, लेकिन यहां बेनिफिशियरीज देखिए 27,08,000।
693 ये मजलिस का कारनामा है, ये मजलिस का काम है। कोई भी रहने दो, पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं, बीआरएस रहो, कांग्रेस रहो, टीडीपी रहो, कांग्रेस रहो, वाईएसआर रहो या रोशैया रहो या बाबू रहो या किरण रहो या केसीआर रहो या रेवंत रहो, सबसे काम लेना हमको आता है, क्योंकि ताकत हमारे पास है। हर किसी से हमने काम लिया। शादी मुबारक, वो भी सुनिए, कितने 2338 करोड़ रुपया शादी मुबारक में अब तक दे दिया गया है। कितने बेनिफिशरीज? 3 लाख मुस्लिम बच्चियों की शादियां हुकूमत से हमने करवाया। क्या यह काम नहीं? इमाम अचलिका को तनख्वाह हुकूमत दे रही थी, मैंने उठकर कहा अचलिकास को दीजिए, जरूर अचलिकास के साथ पुजारियों को दीजिए। अचलिकास को दे रहे हैं तो इमाम को दीजिए, पुजारी को दे रहे हैं तो मौज़म को दीजिए। आज 16,000 इमाम और मौज़नों को रियासती हुकूमत से माहाना तनख्वाह दी जाती है। 16,000। अरे आप बताओ, 1 लाख असिस्टेंट्स दिए, सब दिए। पुराने शहर में मैंने आरटीआई में इंफॉर्मेशन एक्ट के जरिए निकाला तो मुझे मिला कि 7 हलकों में हमने करीब 10 साल में 14,500 करोड़ के काम करवाए। और लोग बोलते हैं कि क्या किया? 14,500 कोई मामूली है? मलकपेट में आईटी टावर, बारकस के आगे महेश्वरम में आईटी टावर, बताओ क्या यह काम नहीं है? अरे इस बात से क्या इनकार करोगे कि कोविड में सालारे मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के जरिए 12 करोड़ के अनाजों को शहर हैदराबाद के कोने कोने तक पहुंचाने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अरे कोविड में करीब 200 या 400 मैयतों को हमने एक खबरस्तान फकीर मुल्ला के नाम से था, वहां पर लोग डर के मारे प्लास्टिक में बैग में लाकर लाश रख देते थे। हमने उन मैयतों का गुस्ल दिया, कफन पहनाया, खुबूर को खोदा और खुबूर में उतरकर उन मैयतों को हमने दफनाया। क्या यह काम नहीं है? अरे आप बताओ, तूफान आया तो हमने काम किया। हमने ये नहीं देखा, सदर मोहतरम ने अपने तकरीर में कहा कि लाल दरवाजे की मंदिर के पुजारी ने कोविड के वक्त बेड के लिए फोन किया तो मैं सदर साहब से कि अखलाक सदर साहब वो कहना नहीं चाहते थे कि कहां बेड दिया। अरे लाल दरवाजे के उस मंदिर के पुजारी को कहीं पर बेड नहीं मिला तो सदर साहब ने मुझे बोला और मुझे बोलने के बाद हमने असरा दवाखाने में बेड देकर उनका इलाज करवाया और वो फिर असरा से सेहतयाब होकर गए। क्या ये काम नहीं? अरे इल्जाम लगाने वालों, थोड़ा तो देखो, समझो ये हमारा काम है, ये हमारी कारकर्दगी है और हमारा काम रुकने वाला नहीं है। लेकिन आज इस शहर हैदराबाद की पार्लियामेंट की नशिस्त में हमारा मुकाबला किससे है? बीजेपी से है। और बीजेपी पहले इलेक्शन में नारा लगाया था, क्या? गुजरात मॉडल का नारा लगाया था, अच्छे दिन का। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या अच्छे दिन आए? गुजरात मॉडल क्या हुआ?
कौन सा गुजरात मॉडल? क्या गुजरात मॉडल का मतलब 2002 के फिसादात थे, या गुजरात मॉडल का मतलब बिल्किस बानो की इज्जत को लूटना था? क्या गुजरात मॉडल का मतलब क्या यह था कि हरीन पांड्या के जुल्म को दिखाना? क्या गुजरात मॉडल का मतलब यह था कि माया कोडनानी के मजालिम को दिखाना? क्या था? गुजरात में इलेक्शन हुए, मेरे पास तफसील है, हो चुके हैं गुजरात में इंतखाबात, लेकिन गुजरात के 6 गांव ऐसे हैं, 6 गांव गुजरात के ऐसे हैं जिन्होंने इलेक्शन का बायकॉट किया। मीडिया वाले ये नहीं बताते। अकबर ओवैसी ब्रदर्स कुछ बोले, बता दिए। मोदी मीडिया, गोदी मीडिया बड़े शौक से आज भी होंगे। खोलिए, कैमरेस को खोल दीजिए, बताइए ना ये भी, कब तक गुलामी करोगे? कब तक अपने कलम को गुलामी के दारू को पिलाकर गुलामी के साथ किसी एक की खिदमत करते रहेंगे? तुम हिंदुस्तानी हो, सारे हिंदुस्तानियों की हक बयानी करो। 6 विलेजेस क्यों नहीं दिए? साफ पानी नहीं, बिजली नहीं, बच्चों को स्कूल नहीं, दवाखाना नहीं, इसलिए इलेक्शन का बायकॉट। तो आप बताइए, गुजरात असेंबली में आदाद शुमार आए, हर दिन में 6 औरतों की इज्जत लुटती है। तो क्या यह गुजरात मॉडल है? गुजरात की हुकूमत ने 10 सालों में सिर्फ 2% बजट तालीम पे खर्च किया, सेहत पे 0.8, और तकरीबन 45% मजदूर गुजरात में नाख्वानदा हैं, और मुख्तलिफ सर्वे के मुताबिक इनमें ज्यादातर मजदूर ने सिर्फ 5वीं जमात तक पास किया। वाह, क्या गुजरात मॉडल है! क्या यह गुजरात है? मैं पूछना चाहता हूं। और फिर दूसरे इलेक्शन में नारा लगाया, अब की बार चौकीदार। अब तीसरा इलेक्शन क्या है? अमृतकाल। मैं पूछना चाहता हूं, यह कैसा अमृतकाल है कि 40% से जायद मुल्क के ग्रेजुएट बेरोजगार हैं? यह कैसा अमृतकाल है? 30% IIT से पास होने वाले बेरोजगार है। यह कैसा अमृतकाल है? 38% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं। यह कैसा अमृतकाल है? डॉलर आज 84 रुपये 80 रुपये के ऊपर हो गया है। यह कैसा अमृतकाल है? महंगाई तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ रही है। यह कैसा अमृतकाल है कि चावल महंगा हो रहा है? यह कैसा अमृतकाल है कि दाल महंगी हो रही है? यह कैसा अमृतकाल है कि तरकारी महंगी हो रही है? यह कैसा अमृतकाल है कि 2 करोड़ हिंदुस्तानी भूखे सोते हैं? यह कैसा अमृतकाल है? 16 करोड़ हिंदुस्तानियों को साफ पीने का पानी नहीं मिलता। यह कैसा अमृतकाल है कि 200 रुपये दिन को 20 करोड़ हिंदुस्तानी कमाता है? वाह रे अमृतकाल! क्या अमृतकाल! कैसा अमृतकाल! मुल्क की सरहदें महफूज नहीं। कैसा अमृतकाल! मणिपुर में औरत की इज्जत को लूटा जाता है। कैसा अमृतकाल! बिल्किस बानो की इज्जत को लूटने वालों को रिहा किया जाता है। कैसा अमृतकाल के मुल्क के छोटी सनतें बंद हो रही हैं। कैसा अमृतकाल! पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर हो गया। कैसा अमृतकाल! किसानों पे लाठियां बरस रही हैं। कैसा अमृतकाल के तमाम जमहूरी इदारे कमजोर हो रहे हैं। कैसा अमृतकाल के हिंदुस्तान दुनिया में बीफ एक्सपोर्ट में दूसरे नंबर पर आ गया। वाह 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 वाह! मीडिया वाले ये भी नहीं बताते, बीफ एक्सपोर्ट
ब्राजील नंबर 1, इंडिया नंबर 2। वाह, क्या अमृतकाल के इलेक्टोरल बॉन्ड्स बीफ एक्सपोर्टर से भी लिए जाते हैं। वाह, क्या अमृतकाल अडानी और दूसरे कॉरपोरेट को खुश किया जा रहा है। वाह, क्या अमृतकाल का चौकीदार के टेम्पो में ब्लैक मनी कांग्रेस को जा रहा है और चौकीदार ना सीटी बजा रहा है ना डंडा उठा रहा है। वाह, क्या अमृतकाल चौकीदार इसलिए खामोश बैठा, शायद हो सकता मैं गलत हूं, 2 टेम्पो कांग्रेस को गए तो चौकीदार बोला होगा अडानी को अंबानी को 2 भेज रहे ना, 8 टेम्पो मेरे को भेज देना, नहीं तो ये 2 पकड़ लूंगा। शायद होगा, हो सकता मैं गलत हूं, हो सकता है। अमृतकाल काला धन, अमृतकाल कितने 77,000 करोड़ लेकर भाग गए। मालिया गया, नीरव मोदी गया, चौकसी गया, कौन की चले गए। क्या चौकीदार है, ना सीटी बजाया ना डंडा उठाया। अमृतकाल 77,000 करोड़ लेके भाग गए। अमृतकाल चौकीदार 14 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया। काश ऐ चौकीदार कल के चाय वाले आज के वजीर आजम गरीब किसानों के कर्जों को माफ किया होता। क्या किया? नहीं किया। वाह अमृतकाल, चीन हमारी जमीन में घुस रहा है और चौकीदार खामोश है। क्या अमृतकाल मुल्क कर्ज में डूब रहा है। 173 लाख करोड़ का कर्ज है हिंदुस्तान पर, ये नहीं बताती मीडिया। और फिर क्या अमृतकाल है कि ऐसे कानून बनाते हैं जिसके जरिए उनके शहरी हुकूक को छीनना चाहते हैं। वाह, अरे मैं कहूंगा, कल भी मैंने तकरीर में कहा था, आज फिर कहूंगा कि भगवान राम भी इनसे नाराज हैं। इसलिए नाराज हैं कि राम के नाम पर इन्होंने मुल्क को धोखा दिया, राम के नाम पर इन्होंने मुल्क को बांटा, राम के नाम पर लोगों को लड़ाया, राम के नाम पर दुश्मनी पैदा कर रहे हैं। इसलिए राम भी नाराज। न सिर्फ भगवान राम नाराज, गंगा मैया भी नाराज। क्यों नाराज? गंगा मैया कह रही है चीख कर, तूने मेरी सफाई का वादा किया था, मगर मुझे फिक्र अपनी सफाई की नहीं, मुझे फिक्र है कि मोदी तू सबसे पहले अपनी सोच की गंदगी को साफ कर। गंगा मैया भी नाराज है इसलिए कि कोविड में गंगा के किनारे हिंदू भाइयों की लाशें तैर रही थीं, जलाने को लकड़ियां नहीं थीं। भारत मां भी नाराज है। क्यों? भारत मां के आंचल में खेलने कूदने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसियों को लड़ा रहे हैं ये बीजेपी वाले, ये नरेंद्र मोदी। इसलिए भारत मां भी नाराज है। भारत मां नाराज है कि मणिपुर में एक औरत की इस्मत को लूटा, बरहना किया। भारत मां नाराज है कि बिल्किस बानो की इज्जत को लूटने वालों को मोदी ने रिहा किया। और इनके साथ साथ बेचारे हमारे गौ रक्षक भी नाराज हैं। क्यों? इलेक्टोरल बॉन्ड बीफ एक्सपोर्टर से भी ले लिए। वाह, किसके हैं? ये किसी के नहीं है, ना हिंदू के हैं, ना मुसलमान के हैं, ना सिख के हैं, ना ईसाई के हैं। अरे मैं तो ये कहूंगा कि वो लोग जो इस मुल्क के तकसीम के जिम्मेदार थे,
उनकी रूहें, उनकी आत्माएं आज बीजेपी और नरेंद्र मोदी में दाखिल हो गई। उन्होंने लकीरें खींचकर इस मुल्क को बांटा था, तो ये नरेंद्र मोदी अपने नफरत की जबान के जरिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी को बांट रहा है। मुल्क का मसला हिंदू मुसलमान है, मुल्क का मसला बेरोजगारी का है, महंगाई का है, बंद होती हुई सनतों का है, मुल्क का मसला पानी का है। आपको सुन के हैरत होगी, 1200 क्यूबिक लीटर पानी आसमान से बरसता है और वो पानी में से सिर्फ 33% पानी इस्तेमाल में आता है और करीब 70% पानी समुंदर में चला जाता है। कितने डैम बनाए? क्या एक भी बनाया? टुट्टा फुट्टा कमजोर जैसा भी हो दो, केसीआर ने कालेश्वरम बनाया तो ना, तुम एक बनाए बता दो, कुछ एक करे बता दो। नहीं, कुछ नहीं। बिजली आई? नहीं। 15 लाख आए? नहीं। नौकरियां आई? नहीं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 5 करोड़ 10 लाख थे 2016-17 में, आज 3 करोड़ है, 2 लाख नौकरियां गायब हो गई। पानी का इस्तेमाल होगा तो सनत आएगी, रोजी आएगी, रुपये की कीमत बढ़ेगी। आज ये लोग कुछ नहीं करते, बस सिर्फ बातें करना। गैस कितनी महंगी? एक तरफ गैस महंगी हो रही है, दूसरी तरफ मोदी साहब कहते हैं मैं जा रहा था, एक आदमी को देखा वो नाले में पाइप डाल के गैस निकाल रहा था। अरे हमारे पास भी नाले बहुत है, आ जाओ निकालो। 1200 के सिलेंडर को 12 रुपये कर दो, कर दो। अरे आप बताओ कैसी बातें। 70 बरस की उम्र के बाद मुझे मालूम मौसम भी सख्त है, सख्त है, गर्मी होता है, होता है। गर्मी के असरात दिख रहे हैं, कभी घुसपैठी कह रहे हैं तो कभी मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, कभी बच्चे पैदा करने वाले की बात कर रहे हैं, तो कभी और जिहाद की बात कर रहे हैं। तो एक तड़ी पारी हैदराबाद को आया था। तड़ी पारी मतलब कौन? गुजरात के फिसादात का तड़ी पारी मौजूदा होम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैदराबाद को आता है और कहता है रजाकार, कुरान, शरीयत। ए तड़ी पार, अपने वक्त के तड़े पारी रजाकार कह रहा है हमको। बोल लो, खुशी से बोल लो, चीख चीख के बोलो। तुम बोलो मैं हंसूंगा, मुझे कुछ फर्क होने वाला नहीं है। मुझे रजाकार बोल लो, नौकरी दे दो। मुझे घुसपैठी बोलो, कोई बात नहीं, महंगाई कम कर दो। मंगलसूत्र छीन के मुझे देने की बात करने वाले, कोई बात नहीं, रुपये की कदर को बढ़ा लो। मारना है मार लो, हम मरने तैयार हैं, मिटने तैयार हैं, लेकिन हम झुकने तैयार नहीं हैं। ये वही लोग हैं जो हमको डराते हैं, धमकाते हैं। सीए एनआरसी पर उस बिल को फाड़ कर फेंका और एक एहतजाज को, शऊर को बेदार किया। बेदार करने वाले का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। जब हम लड़े तो लोग नहीं समझे, लेकिन जब मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठी कहा तो अब तो समझ गए ना। वो कानून इस जहनियत की अक्कासी करता है, इस सोच और फिक्र को बयान करता है और घुसपैठी साबित करने के लिए सीए एनआरसी लाया गया है। मेरी बात गलत नहीं है। मैं आपसे, आप तमाम से यही अपील करूंगा कि जितनी कोशिश हो सकती थी हमने की, जो कुछ कर सकते थे हमने किया। कोविड में हमने मदद की, तो अब आप हंसेंगे। ये
मीडिया वालों को तकलीफ भी होगी, जो गोदी मीडिया के हैं, जो मोदी मीडिया के हैं, उनको तकलीफ होंगी। यहां ऑक्सीजन नहीं है, मरने के बाद जलाने को लकड़ियां नहीं है, बेड नहीं है, मगर मोदी साहब क्या बोले? बर्तन लो मारो, टन 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 टन। वाह, क्या हौला कोविड है, देखो बजाए तो भाग जाता है, लाइट बताए तो गायब हो जाता। अरे अगर कोविड वॉरियर्स के लिए आपने थाली बजाई है तो उन कोविड वॉरियर्स के लिए मैं भी थाली मारता हूं। कोविड में नर्सेस के लिए थाली मारता हूं, कोविड के डॉक्टर्स के लिए थाली मारता हूं, कोविड में ऑक्सीजन देने वालों के लिए। मगर अपने घर में अपने बिल में छुपकर बैठने वालों का नाम भारतीय जनता पार्टी है। कोविड में आवाम के दरमियान में निकलकर काम करने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आपसे दर्दमंदाना अपील है, दरखास्त है कि 13 तारीख को मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। मेरे भाई, मैं बीमार आदमी हूं, मगर फिर भी अपनी जानिब से जितनी कोशिश थी मैंने की। अल्लाह उसके रसूल की कसम, सिर्फ जमात के लिए, अपने सदर के लिए और अपने आबा व अजदाद का खून और पसीना जिन बुनियादों में है, उन बुनियाद को मजबूत करने के लिए अपनी ज़ात से बहुत कोशिश की। मेरे गुर्दे खराब हैं, अभी भी तकरीर कर रहा हूं तो सांस फूल रही है। देखो, ये पानी में और इस पसीने में लुत्फुत हूं। अरे मैंने तो अपना हक अदा कर दिया, मैंने तो अपना हक अदा कर दिया। खुदारा निकलो, तुम्हारा हक अदा करने का वक्त है। ऐ मजलिस वालों, इखलास से काम करो, दियानत से काम करो, अपनों पे नरम रहो, गैरों पे सख्त रहो। इस खिदमत को आखिरत का सौदा समझो, जिंदगी बनाने का सामान न समझो। कौम की खिदमत करो, जरूरतमंद की मदद करो, यतीमों का सहारा बनो, बेवाओं की हिम्मत बनो और मजलूमों का सहारा बनो। यही मजलिस का नज़्मुल ऐन है। मजलिस का निशान पतंग है। पतंग 13 तारीख को आसमान में सिर्फ पतंग 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 रहेगी, पतंग ही रहेगी ना। आखिरी है तकरीर। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी मेहनतों को कबूल फरमाए, अल्लाह हम सबको कामयाब व कामरानी अता करे, अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाबी व कामरानी अता करे, अल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को गैर मामूली अक्सरियत से कामयाबी अता करे, अल्लाह महाराष्ट्र से इम्तियाज़ जलील को कामयाबी व कामरानी अता करे, अल्लाह बिहार से अख्तरुल ईमान को कामयाबी व कामरानी अता करे, अल्लाह हमारे से नाराज भाइयों की नाराजगी को दूर फरमा। ऐ अल्लाह हमारे भाइयों में जो दूरी है उन दूरियों को ख़त्म कर दे। ऐ अल्लाह हमारे कारकुनों में जो अनानियत आ गई है इसको दूर फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको नेक बना, हम सबको एक बना। ऐ अल्लाह हमारे पास कुछ नहीं है मौला, हम तेरे नाम लेवा हैं। ऐ अल्लाह हम तेरे हबीब की उम्मती हैं। ऐ अल्लाह तुझे सब्ज गुम्मद वाले कमली वाले का वास्ता मौला हमारी दुआओं को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह तुझे अहले बैत का वास्ता हमारी दुआओं को कबूल फरमा। औलिया अल्लाह का वास्ता ऐ अल्लाह हमारी इज्जतों की लाज रख ले। ऐ अल्लाह हमको कामयाब व कामरानी अता फरमा, हमको कामयाबी व कामरानी अता फरमा। ऐ अल्लाह जालिमों के इख्तिदार का खात्मा कर दे। ऐ अल्लाह मजलूमों की आज फरियाद है मौला, जालिमों के इख्तिदार का खात्मा कर दे, जालिमों के इख्तिदार का खात्मा कर दे। ऐ अल्लाह टूटी फूटी दुआ हमने जो मांगी है इसको कबूल फरमा। मेरे भाई, जितनी ताकत थी, जितनी हिम्मत थी, मैंने काम किया। अब ये दम टूट रहा है,
ये सांसें टूट रही हैं, ये कदम कमजोर हो चुके हैं, इस आवाज में जान नहीं है। ये तुम्हारा खादिम, ये तुम्हारा खिदमत गुजार, ये अकबर ओवैसी तुमसे आज अपनी हिम्मत मांगता है, अपनी ताकत मांगता है और अपना हदिया मांगता है। जोरदार आवाज में देना और मेरी आवाज को मजबूत करना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान, 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 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दिलवालों की बस्ती में एक कलंदर काफ़ी है, 100 नारों में एक नारा नारे हैदर काफ़ी है। चाय पिलाकर झूठ सुनाकर कब तक नफरत बेचोगे, जालिम तेरी नींद उलाने मेरा अकबर काफ़ी है। गर मिले इश्क नबवी बमिसले वैसे खरनी, गर मिले इश्क नबवी बमिसले वैसे खरनी, एक दीवाना काफ़ी है सारे ज़माने के लिए। हाज़रीन, आप 13 तारीख को वोट दीजिए। मैं इतना कहूँगा, 65 साल से आपके बुज़ुर्गों ने वोट दे के मजलिस को कामयाब किया, आप भी दीजिए। अपने नस्लों को बताइए, अपने बच्चों को बताइए कि बालिश भर की भी दूरी मजलिस से नामुमकिन है। आपकी बका और सबकी तरक्की इसमें है कि मजलिस से वाबस्ता रहें। मजलिस अल्लाह का इनाम है, अल्लाह की करामत है। आज अल्लाह का करम मजलिस पे है। बड़े बड़े सुर में आके टक्कर लिए, लेकिन मजलिस अपनी जगह कायम है। कितने हुकूमतें आई बदल गई, लेकिन मजलिस अपनी जगह कायम है। 5वीं मरतबा नकीब मिल्लत पार्लियामेंट के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इंशाअल्लाह ये ताकत में और इजाफा होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इत्तेहाद से रखे, कामयाबी अता करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैं निगरान जलसा मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट मजलिस के उम्मीदवार से दरख्वास्त करता हूँ कि आपको मुखातिब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गाने कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़ाइद मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर क़ायदीन व साबिक़ा रुकन असम्बली मोहतरम जनाब अहमद पाशा क़ादरी साहब, मोहतरम जनाब मुमताज़ अहमद ख़ान साहब, उत्तर प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, राजस्थान के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब जमील ख़ान साहब और उत्तर प्रदेश के जनाब शौकत अली साहब, बिहार सीमांचल से तशरीफ़ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर क़ायद मुफ्ती मौलाना जनाब अतर जावेद क़ासमी साहब, अरकान बल्दिया, सदर मोतमदीन, मोहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन,
अजीज़ान मिल्लत, आज शाम में 5 बजे तक हम तमाम को अपनी इंतखाबी मुहिम का अख्ताम करना है। मैं आपसे एक अलहदा गुफ्तगू पर आपसे बात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि आज से 167 साल पहले 10 मई के दिन मीरठ में इस मुल्क की जंग आज़ादी का आगाज़ हुआ था। 10 मई सन 1857 में मीरठ में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत का परचम बुलंद किया गया था, जिसमें मुसलमान, हिंदू और सिख शामिल थे। आज 10 मई है और इस बात का जिक्र करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मुल्क के मौजूदा हालात में जो एक मुल्क के वज़ीर आज़म ने, बीजेपी ने, आरएसएस ने और नाम निहाद सेकुलर पार्टीज़ ने भी कोई कमी नहीं रखी एक खलीज को पैदा करने के लिए हिंदू मुसलमानों में। 10 मई को 1857 को जंग आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ा। उनके साथ कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई के साथ गौस खान और खुदा बख्श थे। इन दोनों गौस खान और खुदा बख्श झांसी के किले को बचाते बचाते अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपनी जान दे दी। और ये मुनीरा बेगम कौन थी? झांसी की रानी की करीबी दोस्त थी। वो झांसी की रानी के साथ 18 जून को वो भी शहीद हो गई। 18 जून 1858 में वो भी ख़त्म हो गई। फिर मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये जो अयोध्या में आज नरेंद्र मोदी बड़ा फ़ख्र से कहते हैं 22 जनवरी को भारत के वज़ीर आज़म को तारीख़ मालूम होगी, मगर वो उस तारीख़ के पन्नों को पलटना नहीं चाहते, जिसमें मौलाना आमिर अली, बाबा रामचरण दास ने मिलकर अंग्रेज़ों से मुकाबला किया। और जब ये गिरफ्तार हुए तो अयोध्या में कुबेर टेला है, जो अभी उस जेल में है, एक इमली के झाड़ पर मौलाना आमिर अली और बाबा रामचरण दास को फांसी पर चढ़ा दिया गया। फैज़ाबाद में अचन खान और शंभू प्रसाद शुक्ला ने मिलकर अंग्रेज़ों से मुकाबला किया तो इनको पकड़ा गया और अचन खान और शंभू प्रसाद शुक्ला की गर्दनें मार दी गईं। कोटा मौजूदा राजस्थान में कौन थे? लाला जयदयाल और मेहराब खान, इन दोनों ने मिलकर अंग्रेज़ों से मुकाबला किया। और ये जो इन्फॉर्मर का सिस्टम आज भी है, मुखबिरों ने लाला जयदयाल और मेहराब खान को गिरफ्तार कराया। अंग्रेज़ों ने 17 सितंबर 1860 में लाला जयदयाल और मेहराब खान को फांसी दे दी। मौजूदा हरियाणा हमसी एक इलाका है, वहाँ पर जैन और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेज़ों से मुकाबला किया। हुकुमचंद जैन, मुनीर बेग ने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए। किसने गद्दारी की? हुकुमचंद जैन और मुनीर बेग के ख़िलाफ़। पटियाला का बादशाह, नभा का बादशाह, कपूरथला का वहाँ का ज़िम्मेदार, फिर पटौड़ी के जो बादशाह थे, इन्होंने उनके ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी। हुकुमचंद जैन और मुनीर बेग को गिरफ्तार किया गया। दोनों को एक ही झाड़ के एक ही टहनी पर फांसी दी गई।
हुकुमचंद जैन को उसके मजहबी रसूमात के खिलाफ दफना दिया गया और मुनीर बेग को जला दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उस वक्त का अंग्रेज मौर्ख थॉमस लोवी लिखता है कि राजपूतों ने, ब्राह्मणों ने, मुसलमानों ने, मराठाओं ने मिलकर अंग्रेज़ों से मुकाबला किया। उस वक्त का एक लॉर्ड वुड बरतानिया में अंग्रेज़ों की तरफ से हिंदुस्तान का वज़ीर था। उसने क्या लिखा कि अब हमको ये कोशिश करना है कि हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया जाए। जब तक हम हिंदू और मुसलमानों को नहीं लड़ाएंगे, हम भारत में, इंडिया में अपनी हुकूमत नहीं कर सकेंगे। और जब ये आज से 167 साल पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ ये जंग शुरू हुई तो कौन थे उसमें? नरेंद्र मोदी को बोलो, पूछो, ये आरएसएस वालों से पूछो, ये अपनी ज़बान से कभी नहीं बोल सकेंगे। उनमें नाम था नाना साहिब, बहादुर शाह जफर, मौलाना अहमद शाह, तांतिया तोप, झांसी की रानी, हजरत महल, अजीमुल्लाह खान। इन सब ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ सन 57 में जंग आज़ादी को शुरुआत की। और यही अंग्रेज़ों का मिनिस्टर लॉर्ड वुड ने ये कहा कि अब भारत पर अगर हमारा कब्ज़ा बरकरार रखना है तो हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना पड़ेगा। तो लॉर्ड वुड ने टू नेशन थ्योरी की बुनियाद डाली और उसके बाद टू नेशन थ्योरी लिखने वाले, वो किताब थी जो अंग्रेज जेल में बैठकर 6 मरतबा माफ़ी की भीख मांगा, वो टू नेशन थ्योरी की बात करता है। किसने कहा कि मुस्लिम्स एंड हिंदूज आर टू डिफरेंट नेशन? क्या हमने कहा इस बात को? नहीं कहा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हम याद दिलाना चाहते हैं भारत के वजीर आजम को, बीजेपी वालों को जो कह रहे हैं कि मजलिस कोर्ट देंगे तो पाकिस्तान कोर्ट देने के बराबर है। अरे आपको शर्म नहीं आती? टू नेशन थ्योरी की बात तुम लोगों ने की, तुम्हारे हीरो ने की कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर अ डिफरेंट नेशन। तुम्हारे हीरो ने लिखा था अपनी किताब में। अरे हम तो आज भारत में है और रहेंगे। तुम सुन लो मेरी इस बात को, हम इसी जमीन में पैदा हुए और इसी जमीन में जाएंगे। सुन लो बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अब दूसरी हिजरत कभी नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। हम इसी वतन में रहेंगे। मसाइब और मुश्किलात का हिम्मत और सब्र और इस्तिक़साल से और इत्तिहाद की ताकत से मुकाबला करेंगे। तुम्हारे जुल्म का जवाब हम सियासी इख्तिदार में आकर करेंगे। तुम्हारे नाइंसाफ़ी का जवाब हम पार्लियामेंट में अपने अराकीन को कामयाब करके करेंगे। तुम अगर हमारी आवाज़ों को दबाना चाहोगे तो हम वोट के ज़रिए अपनी आवाज़ों को हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में भिजाएंगे। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मैं तेलंगाना की आवाम को, भारत की आवाम को और यहाँ पर मौजूद सरजमीन हैदराबाद, औरंगाबाद की आवाम को याद दिलाना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ों के खिलाफ हमने लड़ा, हिंदू और मुसलमान और सिखों ने साथ मिलकर लड़ा। आज जो ताकतें इस मुल्क में नफरत की दीवारों को उठा रहे हैं, मैं आज आपको कहना चाह रहा हूं कि आओ मिलकर उन ताकतों को शिकस्त देंगे जो पिछले 10 साल में मुसलमानों को खतरा बनाकर वोट हासिल करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज नरेंद्र मोदी वजीर आजम है और इंशाअल्लाह ताला कल वो नहीं रहेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। मगर अगर वो वजीर आजम बनेंगे तीसरी मरतबा तो मेरी बात को जहन नशीन कर लीजिए कि 17 करोड़ मुस्लिम अक़लियत को बली का बकरा बनाएंगे। वो हर चीज का जिम्मेदार असदुद्दीन ओवैसी को करार देंगे। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आपको मैं दावत दे रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि 13 मई के दिन
अपने के कोट का सही इस्तेमाल करिए। ये हरगिज मत समझो कि आप असदुद्दीन ओवैसी को वोट दे रहे हैं। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आपने हमेशा जमात को कामयाब किया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक वीडियो मैंने देखा। मैं चाहूंगा उस ज़ईफ बुजुर्ग मुसलमान की तड़प को सुनो आप, उसकी बेबसी को सुनो आप, जिसका वीडियो आज वायरल हो रहा है। मैं चाहूंगा कि उस वीडियो को यह आवाम के सामने प्ले किया जाए और जरा आराम से उस गरीब और उस कमजोर की तकलीफ को आप सुनिए। हमारा वतन है, हमारे बाप दादा यहीं दफन हुए और यहीं हमारे, हम नहीं कहीं जाएंगे। हमसे कहते भागो पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के हैं, समझे? क्या बताऊं आपको, रोटी मिलना मुश्किल हो रही है। बहू बेटे कहते रोटी नहीं है तुम्हारे लिए, कहाँ जाऊं? हम सड़क पर जाऊं, भीख मांगू जाके? कोई सहायता नहीं मिलती है? कोई सहायता नहीं मिलती है। कोई सरकारी मदद नहीं मिली आपको? शायद का मदद है, भागते हैं मरौली जाते हैं दवाई लेने पर, बच्चे को सुनते नहीं है। क्या करूं, पैसा नहीं है, पैदल जाना पड़ता है। चले गाड़ी पे लोग बिठा के जाते हैं। अंकल जी मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊँ बताइए? मेरे साथ का मदद है, एक फेफड़ा खराब हो चुका, हम कहाँ जाए बताओ? मैं बच्चे भी कैसे दिमाग हो गया, बताइए हम किधर जाए? अब वो मोदी का लगाओ, उनका बयान। चलो जल्दी। है नहीं है? है नहीं है? मुसलमानों का है इसका मतलब। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने आया हूं। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर अब वो ज़ईफ आदमी का लगाओ। हमारे बाप दादा यहीं दफन हुए और यहीं हमारे बच्चे दफन हुए, हम नहीं कहीं जाएंगे। हमसे कहते भागो पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के हैं, समझे? क्या बताऊं आपको, रोटी मिलना मुश्किल हो रही है। बहू बेटे कहते रोटी नहीं है तुम्हारे लिए, कहाँ जाऊं? हम सड़क पर जाऊं, भीख मांगू जाके? कोई सहायता नहीं मिलती है। कोई सरकारी मदद नहीं मिली आपको? शायद का मदद है, भागते हैं मरौली जाते हैं दवाई लेने पर, बच्चे को सुनते नहीं है। क्या करूं, पैसा नहीं है, पैदल जाना पड़ता है। चले गाड़ी पे लोग बिठा के जाते हैं। अंकल जी मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊं बताइए? मेरे साथ का मदद है, एक फेफड़ा खराब हो चुका, हम कहाँ जाए बताओ? मैं बच्चे भी कैसे दिमाग हो गया, बताइए हम किधर जाए? मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, वजीर आजम 130 करोड़ अवाम का वजीर आजम होता है। वजीर आजम किसी एक समुदाय का, मजहब के मानने वालों का नहीं होता है। हमारे मुल्क के वजीर आजम वो वाहिद वजीर आजम है इस मुल्क की तारीख में
कई वजीर आजम गुजरे हैं, मगर जितनी गाली, जितनी बेइज्जती करने की कोशिश मौजूदा वजीर आजम ने एक अक़लियत की है, शायद ही किसी ने की होगी। एक तरफ कह रहे हैं कि हम घुसपैठी हैं, बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं और हमारे हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दिया जाएगा, बताइए। और दूसरी तरफ एक ज़ईफ 70 साल का बूढ़ा कह रहा है कि हम पाकिस्तान कैसे जाएंगे, नहीं जाएंगे, हमारा वतन। वो पुकार कर कह रहा है कि हमारा कोई पूछने वाला नहीं है। मैं हुकूमत करने वालों से पूछना चाह रहा हूं, अगर तुम में इंसानियत जिंदा है, अगर तुम्हारे सीनों में धड़कता हुआ दिल है, तो सुनो इस गरीब की तकलीफ को, इसकी बेबसी को सुनो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, आज अगर हम अपनी आवाज को नहीं उठाएंगे, अगर हम जुर्रत के मजाहरे नहीं करेंगे, तो कल ही आने वाली नस्ल और आपके बच्चे कहेंगे कि अब्बा, अम्मी, चचा, मामू, जब ये आवाजें उठ रही थी, हमको जलील और रुस्वा किया जा रहा था, तो कहां गई थी आपकी जुर्रत? तो अपनी जुर्रत को जिंदा रखो और इस जुर्रत के तहत मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं हमारे हिंदू भाई बहन से भी कहना चाह रहा हूं, दलितों से कहना चाह रहा हूं कि मुसलमान एक गैरतमंद है, मगर मुसलमान कभी भी किसी हाल में किसी हिंदू बहन के गले से उतरा हुआ मंगलसूत्र कबूल नहीं करेगा। हम हरगिज इसको कबूल नहीं करेंगे। हम तो ये कहेंगे कि हमारी गैर मुस्लिम बहनों का, उनका सुहाग हमेशा आबाद रहे, मगर एक देश का वजीर आजम है जो ये जबान इस्तेमाल कर रहा है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोटों का इस्तेमाल 13 तारीख के दिन करिए। और मैं ख़ास तौर से मजलिस के जिम्मेदारों से कह रहा हूं, आपने पैदल दौरों में फूल का हार तो पहना दिया, ले जाकर घर में बिठाकर आपने चाय बिस्किट भी खिलाया। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी से बरी हो गए, नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर 13 तारीख को आपको पोलिंग बूथ के पास जमीन पर आपको दिखना पड़ेगा पोलिंग करवाते हुए। ये मत समझिए कि मैंने असदुद्दीन ओवैसी को फूल का हार पहना दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा यह है कि आप 13 तारीख के दिन अपने वोट का इस्तेमाल भी करें और अपनी पोलिंग को भी करवाएं। मैं मजलिस के अरकान बल्दिया से कह रहा हूं कि आज आपको भी जमीन पर मेहनत करना पड़ेगा। असेंबली इंतखाबात की तरह ऐसा नहीं कि छीके चले गए, वहां चले गए, नहीं। सुबह 5 बजे से शाम में 6 बजे तक मैं खुद फिरूंगा हैदराबाद में, और जहां कहीं भी जाऊंगा मैं आपके चेहरे को देखना चाहूंगा। और आप ये भी जान लो कि मैं एक ऐसी टीम बनाया हूं जो पूरी चीज पर नजर रखेगी। आप अगर ये समझ रहे हैं कि मैं आया, मेरे सामने आके साहब सब ठीक है, और मेरे जाने के बाद चल मियां जरा बैठ के चाय पिएंगे, ये भी नोटिस में आएगा। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मजलिस के जिम्मेदारों को मेहनत करना पड़ेगा। सदर मोतमदीन से अपील करूंगा कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रीढ़ की हड्डी हैं। 13 तारीख के दिन आपको मेहनत करना है। मैं शुक्रगुजार हूं आप तमाम का कि हमने चिलचिलाती धूप में दौरे किए, 44 डिग्री 45 डिग्री में हमने दौरे किए, आप तमाम हमारे साथ आए, आपका बेहद शुक्रिया। मगर एक दिन की मेहनत और हमको करना है। मैं शुक्रगुजार हूं हमारे अरकान असम्बली का भी, अरकान कानून साज कौंसल का भी। मैं शुक्रगुजार हूं जनाब मुमताज अहमद खान साहब का भी और जनाब अहमद पाशा खादरी साहब का भी कि उन्होंने वक्त निकालकर पैदल दौरे भी किए, जलसों से खिताब भी किया। अब मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 13 तारीख के दिन हमको अपने एक वोट का इस्तेमाल करना है। मैं ये भी बताना जरूरी समझता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फैसला ये लिया है कि हैदराबाद में पतंग
और तेलंगाना में बीजेपी खत्म इंशाअल्लाह ताला। बहुत से लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं, असद साहब असेंबली इलेक्शन में आपने मामू कहा था, तो सुनो आज मैं कह रहा हूं। बाज लोग कंफ्यूजन पैदा करना चाह रहे हैं। ये पार्लियामेंट का इलेक्शन मामू का नहीं है, मोदी को हटाने का इलेक्शन है। ये इलेक्शन मामू का नहीं है, ये इलेक्शन मोदी को हटाने का है। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो और समझाने के लिए कह रहा हूं, सिकंदराबाद में मोटे को जिताओ, सिकंदराबाद में मोटे को जिताओ, निजामाबाद में जिसकी सफेद बाल ज्यादा है उसको जिताओ, चिवल्ला में जो दुबला है उसको जिताओ। तो समझ में आया आपके? हैदराबाद में पतंग, तेलंगाना में बीजेपी खत्म। और खास तौर से महबूब नगर में, चिवल्ला में, सिकंदराबाद में, मलकाजगिरी में, करीमनगर में, निजामाबाद में, आदिलाबाद में जितने मंजलिस के जिम्मेदार हैं और वहां की आवाम है, मैं उनसे खास तौर से अपील कर रहा हूं कि आप मेरी बात को जहन नशीन कर लीजिए। मुत्तहिदा तौर पर अगर आप सब मिलकर वोट डालेंगे तो बीजेपी की शिकस्त यकीनी होगी इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको बाखबर कर रहा हूं, मैं आपको खबर उस वक्त बता रहा हूं। बाद में आप ये नहीं कहना नहीं असद साहब हमारे को खुल के बोल देना था। मैं अब खुल के बयान कर रहा हूं प्यारे, खुलकर कह रहा हूं आपसे। इसीलिए मेरी आपसे अपील है और खास तौर से मंजलिस के जिम्मेदारों से, सदर मोतमदीन से, मंजलिस के साबिका डिप्टी मेयर हो या मौजूदा डिप्टी मेयर हो या मौजूदा चेयरमैन हो या साबिका चेयरमैन हो या मंजलिस के सदर मोतमदीन हो, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप पूरी कोशिश करेंगे। मंजलिस ने जो फैसला लिया, एक पाबंद डिसिप्लिन सिपाही के तहत आप मंजलिस के फैसले पर अमल करते हुए बीजेपी को शिकस्त देने की पूरी कोशिश करेंगे। रहा सवाल ये बीजेपी का, तो एक कैसे वजीर आजम है जो कहती हैं कि मंगलसूत्र छीनकर हिंदू बहनों का मुसलमानों को दिया जाएगा। भारत के वजीर आजम, क्या आपको नहीं मालूम कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि 5 साल में 2019 से 2024 तक भारत की खवातीन ने 1 लाख करोड़ रुपए का सोना गिरवी रखाकर बैंक से पैसे हासिल किए। नरेंद्र मोदी, कहां गई आपकी नारी शक्ति? कहां गई आपकी औरतों से मोहब्बत? और जब कोई खातून, कोई महिला अपना सोना बैंक में रखाती है तो कलेजे पर पत्थर रखकर रखाती है, क्योंकि वो उसकी मां की निशानी होती है या खानदान की निशानी होती है। कोई एक्सीडेंट हुआ, पैसे नहीं है। बच्चे की कॉलेज की फीस भरना है, पैसे नहीं है। कोई मर गया, कर्जा देना है, कमाने वाला मर जाता है। बताओ भारत के वजीर आजम, आप तो कहते हैं ना कि मैं गरीबी से निकल कर आया, मैं चाय बेचता था, तो फिर ये गरीबों की तकलीफ क्यों तुम महसूस नहीं कर रहे हो वजीर आजम मोदी? बल्कि सुनो, मैं हमारे हिंदू भाई बहन से कहना चाह रहा हूं, दलितों से कहना चाह रहा हूं, बैकवर्ड क्लास के जिम्मेदारों से कहना चाह रहा हूं, 10 साल में नरेंद्र मोदी ने बैंकों से 6,000 करोड़ का कर्जा अपने चाहने वालों को दिलाया। जो लोग मोदी को असदुद्दीन ओवैसी की नफरत की बुनियाद पर वोट दे रहे हैं, अरे पागलो, कभी तुम्हारे घर में भी तो झांक कर देख लो कि तुम्हारी बहन के पास नौकरी है या नहीं। कभी झांक कर देखो कि तुम्हारे बैंक में कितने पैसे आए। कभी झांक कर देख लो कि तुम्हारी मां कितनी खुश है। तुमको अगर बीजेपी, आरएसएस, ओवैसी की नफरत दिलाती है तो तुम नफरत करो, मगर कभी अपने गिरेबान में भी तो झांक के देख ले प्यारे कि तूने क्या पाया 10 साल में।
अगर तूने ये पाया कि मैंने ओवैसी की गाड़ी पर गोलियां चलाई, फिर से चला, मैं मरने को तैयार हूं, मगर ये तो बता कि मेरे मरने से तुझे जिंदगी मिलेगी, मेरे मरने से तुझे नौकरी मिलेगी, मस्जिद और मंदिर का झगड़ा करने से तेरी बहन के शादी का इंतजाम होगा? बताओ। यही तो बीजेपी कर रही है। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि इन बातों पर गौर करिए। ये जो नफरत का सैलाब उठाने की मोदी कोशिश कर रहे हैं और जो भारत से मोहब्बत करते हैं, जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, नेशनलिज्म की, कौमियत की बात करते हैं, अरे तुम्हारा कैसी मोहब्बत है? क्या तुम्हारा नेशनलिज्म है कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फौज भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठ गई और ये हमारे वजीर आजम उनको निकाल कर फेंकते भी नहीं है, बोलते तक भी नहीं है चीन के बारे में। 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 25 पर हमारी फौज पेट्रोलिंग नहीं कर सकती। वो जो एक मशहूर पिक्चर आई थी एक्टर की, जिसमें एक तालाब, खूबसूरत तालाब दिखाया गया था। नरेंद्र मोदी, मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं जाना चाहता हूं डेमचाक और उस तालाब को। आप चलो मेरे साथ, हम मीडिया के लोगों को ले जाकर दिखाएंगे कि चीन बैठा हुआ है वहां पर। हम अपनी जमीन को खो दिए 2000 स्क्वायर किलोमीटर की। चीन की बारे में बात करो तो नरेंद्र मोदी बोलेंगे ये एंटी नेशनल है, ये पाकिस्तानी है। अरे नरेंद्र मोदी और उनके चाहने वालों, पाकिस्तान का तुम नाम लेते हो, मगर तुम जितना पाकिस्तान का नाम लोगे तुम उतना भारत की तौहीन करोगे। पाकिस्तान इतना है, सिर्फ इतना है पाकिस्तान, भारत इतना है, इतना है भारत। अब आप बताओ कि 56 इंच का सीना रखने वाला वजीर आजम पाकिस्तान की मिसाल देता है। मोदी, अगर देश से मोहब्बत है तो चीन से मुकाबला करो। अमेरिका की तरक्की को बताओ, ये तरक्की लेकर आएंगे। मगर खाली विकसित भारत, विश्वगुरु, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, चंद्रयान 3, ये सब चले गया। क्या आ गया एजेंडे में? मुसलमान खतरा है, जिहादी है। मोदी कह रहे हैं कि क्रिकेट मैच में रिजर्वेशन मिलेगा, मोदी कह रहे हैं कि रिजर्वेशन खतरा है। अरे वजीर आजम, कितना झूठ बोलते हैं आप। तेलंगाना, आंध्रा में रिजर्वेशन मिल रहा है तो मजहब की बुनियाद पर नहीं, बल्कि PS कृष्णन थे, एक मशहूर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, रिपोर्ट बनाई और कहा कि मुसलमानों में ये जो बरादरियां हैं इनको मिलेगा, ये बरादरियां उनको नहीं मिलेगा। क्यों आपको नफरत है? अगर एक गरीब ऑटो वाले मुसलमान का बच्चा डॉक्टर बन रहा है, मोदी जी आपको क्यों नफरत है? अमित शाह आपको अगर ठेला बंडी पर फ्रूट बेचने वाले की बेटी RDO बन रही है, क्यों आपको नफरत है कि पंचर की दुकान बनाने वाले का बेटा या बेटी JEE के इम्तिहान में क्वालिफाई कर रहे हैं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सिर्फ नफरत फैलाने का काम बीजेपी कर रही है। अब दिखाने के लिए कुछ नहीं है तो आप सिर्फ अपने ओरिजिनल एजेंडे पे आ गए। चुनाव जितना आगे बढ़ेगा, इंतखाबात, मोदी और बोलते जाएंगे। मोदी बोले कि BRS और कांग्रेस ने हैदराबाद को मजलिस को लीज पे दे दिया। भारत के वजीर आजम हैदराबाद पार्लिमानी हलके में मुसलमान भी रहते हैं, दलित भी रहते हैं, आदिवासी भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, यहां पर मराठे रहते हैं, मारवाड़ी लोग रहते हैं, लोध लोग रहते हैं। अरे इतने लोग यहां पर रहते हैं, आज आप कह रहे हैं कि हम लीज पर ले लिए। नरेंद्र मोदी, आपने अपने 5-10 साल में मोदी ने क्या किया? पूरे एयरपोर्ट अपने राइट के चेले को दे दिए। पूरे बड़े बड़े डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जिसने 8000 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड में दिए, उनको दे दिए। और मोदी बोल रहे हैदराबाद को लीज पे दे दिया गया। इंशाअल्लाह ताला मोदी
13 मई के दिन आप देखेंगे तुमने हैदराबाद की आवाम की तौहीन की है। यही हैदराबाद की आवाम बिला लिहाज मजहब व मिल्लत पतंग के निशान पर बटन दबाकर बताएगी कि लीज पर नहीं है, हैदराबाद भारत का टूट हिस्सा था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये को आए थे महाराष्ट्र से एक मोहतरमा आकर 16 सेकंड की बात करे। मेरे को नौजवान फोन करके बोले असद भाई जरा फिर से बोलना। मेरे भाई बीमारी की हालत में 1 घंटा सुन लिए, ये तकलीफ की हालत है। अगर थोड़ी सी इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से राहत मिल जाएगी, मुझे यकीन है कि आपकी दुआओं में असर है। आप दुआ करिए अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहत के लिए, अहमद पाशा कादरी की सेहत और उनकी दराजी उम्र के लिए, मुमताज खां साहब की सेहत के लिए। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि जिन्होंने कहा कि 16 सेकंड दिए तो दोनों भाइयों का काम कर देंगे। कभी कभी मेरे भाई बासी कड़ी को भी उबाल आ जाता, समझे ना, बासी कड़ी को भी उबाल आ जाता। अब दूसरे हैं बीजेपी के कैंडिडेट, न्यूज मिनट एक वेबसाइट है, उनसे पूछा गया मुसलमानों के शादी क्यों करते, तो उन्होंने बोल रहे मुसलमान गोश्त खाते, जज्बाती रहते हैं। अच्छा, तो गोश्त खाने से शादी से क्या ताल्लुक? इसका मतलब यह है कि जिसके पास एक है, जैसा मैं हूं, मैं जज्बाती नहीं हूं? बताइए आप। अच्छा, जिसके पास है मगर घर पे नहीं है, उन्हें क्या है ना? हकीकत बोल रहा हूं, समझे नहीं समझे? या फिर वो भी खोल के बोलूं? अब इन्हों बोल रहे गोश्त खाते। 1-2 मिनट रुक जाएंगे एक नमाज के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से अपील यही है कि नफरत के खात्मे के लिए, शहर हैदराबाद में अमन को मजबूत बनाने के लिए मजलिस को वोट दीजिए। बीजेपी के कैंडिडेट ने एक तीर मारा है एक मस्जिद की तरफ, मगर वो हैदराबाद के अमन की तरफ था। वो तेलंगाना में दंगे कराने के लिए वो बीजेपी का असली चेहरा था। अगर हम इनकी साजिशों में इनको नाकाम नहीं करेंगे तो नुकसान गरीब का होगा। आप और हमने, हैदराबाद की पार्लियामेंट की आवाम ने हैदराबाद की अमन को बरकरार रखा। नुपुर शर्मा ने बकवास की। ये तेलंगाना वाहिद रियासत थी जहां पर हमने बकवास करने वाले को जेल की यात्रा करवाई थी। आपने अमन को बरकरार रखा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे घर में छुपे हुए
उन लोगों को भी पहचानिए। वो लोग, एक तो नामपल्ली का एक लीडर है, नहीं लीडर भी बोलना बेकार है, चिल्लर है। उसने, सुनिए, मैं आपको इलेक्शन कमीशन का लेटर 12 मार्च 2024 का लेटर कि उसमें से चंद पैराग्राफ पढ़ रहा हूं। वो चिल्लर जो लैला का मजनू है और एक पुराने शहर की उमराव जान है, हां समझे, हां, इन्होंने बीजेपी की कैंडिडेट जो तीर, उन्होंने लेटर लिखा कि 6,70,404 नाम वोटर लिस्ट में बोगस है। इलेक्शन कमीशन का जवाब आया, पैराग्राफ नंबर 2, इसको सोशल मीडिया पे डाल दूंगा ताकि ये चिल्लर और उमराव जान की हकीकत मालूम हो जाए। उसने लिखा, इन दिस रिगार्ड इट इज सबमिटेड दैट ऑन perusal ऑफ द स्टेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ Srimati of BJP candidate from Hyderabad Parliament constituency, it is observed that the total number of alleged discrepancies and irregularities electoral roll of Hyderabad is 6,72,000. अब यहां से जरा समझिए, which is exactly the same number of 6,72,000 mentioned in the earlier complaint of Shri Chillar, contestant candidate, wide reference 1. अने दोनों का उन्होंने चिल्लर दिए, इन्होंने तीर फेंक दिए उठा के। तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि फोटो सिमिलर एंट्रीज, शिफ्टेड वोटर, सिंगल वोटर, डेड वोटर, सिर्फ 11-12 हजार डेड वोटर्स निकले, बाकी का कुछ नहीं निकला। वो जब चिल्लर दिया था, अब तीर फेंके उन्होंने ये लिख दिया। अच्छा, अब आप आ जाइए वो नोट का, उस नोट का सफे नंबर 22 याद रखो आप, सफे नंबर 22 को देखिए। सफे नंबर 22 में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी गई, जिसमें चिल्लर ने, उमराव जान ने यह बात कही थी कि एक घर में इतने वोटर रहते हैं, 50 लोग वोट रहते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने लिखा कि हमने 51,000 ऐसे वोटर्स का चेक किया, वेरीफाई किया है, जिसमें से 41,482 उसी जगह पर हैं। 51 में से 90% से ज्यादा लोग उसी घर पे है। बैलेंस 9,834 में से 9,000 का सिर्फ करेक्शन करना है एड्रेस की बुनियाद पर, यानी पूरे के पूरे नाम हैं। मगर उमराव जान पुकार रही थी, मेरे नामान बोगस नाम डाल दिए मंजलिस वाले। अब आप बताइए, ये पूरे तीनों मिलके काम कर रहे नहीं कर रहे? चिल्लर, तीर फेंकने वाले और उमराव जान। और मैंने 2 मार्च को कहा था, प्यारे मैदान छोड़ के नहीं भागना। तो जब देख लिया कि गुलाब जामुन और कलाकंद, बादाम पिस्ते नहीं बराबर मिल रहे, तो बोले गनीमत इसमें है कि चप्पलों को बगल में रखो और घर में जाकर सो जाओ। मगर सो नहीं रहे, अभी भी साजिशें कर रहे हैं, मैं जानता हूं। मगर याद रखो, अल्लाह हमेशा सच्चाई को कामयाब करता है, अल्लाह हमेशा हक को सरबुलंद करता है। 1996 में भी ऐसा कर रहे थे, और उस वक्त मुमताज खान साहब ने सालारे मिल्लत के लिए खुलकर काम किया था, बल्कि पूरी पोलिंग का भी इंतजाम करवाया था। ये लोग समझे थे कि वेंकैया नायडू खड़ा हो जाएगा तो मेरा कायद नाकाम हो जाएगा। मगर अल्लाह जब किसी को कामयाब और इज्जत से नवाजना चाहता है, दुनिया की ताकत कुछ नहीं कर सकती। आज भी साजिशें कर रहे हैं। मैं आपको एक और बात बता रहा हूं पोलिंग एजेंट्स को, कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर की किताब है, उसमें अगर किसी पोलिंग बूथ पर पुलिस वाले किसी वोटर की चिट्ठी को देखकर अंदर भी जाएंगे
मैं उन पुलिस वालों को चैलेंज कर रहा हूं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैंडबुक 2023 पैराग्राफ नंबर 13.28 जिसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्टर्स लिखा हुआ है, और फिर पैराग्राफ नंबर 13.29, इन दोनों में कहीं पर भी यह नहीं लिखा गया कि पुलिस किसी वोटर की चिट्ठी को देखकर उसको भिजा देगी या रोकेगी। तो उम्मीद करते कि पुलिस कानून के मुताबिक काम करेगी। हां, असेंबली इलेक्शन के वक्त एक कोतवाल साहब बड़ी होशियारी करे और उमरा जान को तकलीफ यही हो गई, क्योंकि कहावत है ना, जब कोतवाल हो सैया, तो कोतवाल सैया नहीं है अब। तो उनको लगा हवा भी एक तरफ, सब मोदी के खिलाफ खड़े हो गए। मजलिस ने याकूतपुरे को मजबूत बना दिया। अब इनको समझे कि गुलाब जामुन बादाम पिस्ता भी नहीं मिल रहा है। हद तो यह हो गई कि खजूर की गुटली भी देने को तैयार नहीं था इनको। तो इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। ये नौजवानों, याद रखो, ये लड़ाई आपके लिए लड़ी जा रही है, मुस्तकबिल आपका है। कहीं आप फार्म हाउस को जाएंगे, मालूम हुआ कि बहुत से फार्म हाउस को जा रहे हैं। अगर आप फार्म हाउस को जाएंगे, कलेक्टर की तरफ से ऑर्डर निकल चुका है कि जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है उसको सबको बंद रखना पड़ेगा। फार्म हाउस में अपने पैसे गारत मत करो, हैदराबाद में रहो, पार्टी को कामयाब करो, वोट डालो। गाड़ी है तो अम्मा को, अब्बा को, बेगम को, भाई बहन को ले जाकर वोट कराओ, मजलिस को कामयाब करो। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं आखिर में, मुझे आपने अल्लाह के फजलो करम से मजलिस ने मुझे 5वीं मर्तबा हैदराबाद की आवाम की खिदमत करने का मौका दिया। मैं बहैसियत रुकने पार्लिमान पूरी कोशिश किया हूं और कर रहा हूं कि आपकी तकालीफ और मसाइल को पार्लियामेंट में उठा सकूं। चाहे ट्रिपल तलाक का मसला हो, चाहे यूएपीए का कानून हो, चाहे बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन लिमिट को बढ़ाने का मसला हो, मजलिस ने हर चीज, हर मसले पर खोल खोल कर इन तमाम चीजों को बयान किया है। मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले आवाम के बेहद इसरार पर हावरे पढ़ लेता हूं। हाँ, चाउस शान है, मालिक की शान है। तो अब ये हमारे मोदी साहब कल न को बोले, मोदी जी वो लाल, वो फतेह मैदान में आप बोल रहे न को, अरे वो मैदान तो हमारा है। तो मोदी जी पे अब किस पे बोले सुन लो। हरी सिंह बोले अम्मा बाबा को भूल गया। जरा थक गए क्या? थक गए क्या? सास ससुरों में घुल गया, सारी जनता को हौला बना रहा, हिंदू मुसलमान को लड़ा रहा, शादी करके जोरू को भगाता, एनआरसी बोल के हमको डराता, बार बार बाहर का दौरा करता, जनता के पैसे बर्बाद करता, बेगुनाहों को कैद करता, कातिल और जानियों को छोड़ता, मंगलसूत्रों की झूठी अफवाह उड़ाता, गरीब लोगों का मजाक उड़ाता, लोगों को तकलीफ देके खुश होता, चौकीदार बन के उछल रहा, अपनी औकात भूल गया। तो मेरे भाई 13 के दिन मेरे को नहीं बोलना पड़ेगा हो रे कहाँ रे तुम लोग। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हैदराबाद, औरंगाबाद और किशनगंज में अल्लाह मजलिस को कामयाब कर दे। अल्लाह से मेरी दुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हमने जो फैसले लिए हैं अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाए। अल्लाह तेलंगाना से, पूरे मुल्क से अल्लाह बीजेपी को शिकस्त दे, इस मुल्क को ताकतवर बनाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह से दुआ करते रहिए और अपनी मेहनतों को जारी रखिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका रसूलिका नबिय्युम बिल आलिहि वसहबिहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।